नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण और साथ ही शिक्षण के 30 कठिन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये आपके हिंदी का पेपर नंबर 26 है। हिंदी के टोटल आपके 100 टेस्ट आपके लिए जाएंगे साथियों। साथ ही साइकोलॉजी के भी पूरे 100 टेस्ट लिए जाएंगे। राजस्थान जीके की 100 क्लासें लगाई जाएगी और 100 ही टेस्ट लिए जाएंगे। इसी के साथ में आपके शिक्षण वीडियो के भी पूरे 100 टेस्ट कंप्लीट किए जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो सभी सब्जेक्टों के यूँ मानिए 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इस यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क ही करवाए जा रहे हैं, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 और इसी के साथ 3rd ग्रेड का जो मुख्य पेपर होगा उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके ये प्रश्न आने वाले हैं। साथ ही 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड की भर्ती के लिए भी बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 1 है, विराम चिन्ह से संबंधित असत्य कथन है। पहला कथन है, किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इति श्री चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरा कथन है, किसी शब्द के समान अर्थ बताने के लिए लोप चिन्ह का प्रयोग होता है। तीसरा कथन है, संक्षेपण चिन्ह को लाघव चिन्ह भी कहा जाता है। और चौथा कथन है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखो, असत्य कथन का आपसे पूछा जा रहा है कि भाई असत्य कथन इनमें से कौन सा है। तो साथियों, दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। योजक चिन्ह इस प्रकार का होता है। संक्षेपण चिन्ह को आप लाघव चिन्ह भी कह सकते हो, लेकिन दूसरा विकल्प कह रहा है कि किसी शब्द के समान अर्थ को बताने के लिए लोप चिन्ह, तो लोप चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है साथियों। लोप चिन्ह का प्रयोग तो कोई शब्द छूट जाता है तब किया जाता है। तो दूसरा विकल्प आपका इसमें असत्य कथन है, यही आपका आंसर होगा। बाकी जब कोई अध्याय या ग्रंथ समाप्त होता है तो इति श्री चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओनली सेकंड विकल्प ही आपके पहले प्रश्न में है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। साथियों, दूसरा प्रश्न है आपके। साथियों, प्रश्न नंबर 2 है, दावानल का संधि विच्छेद होगा। दाव प्लस आनल, दावा प्लस आनल, दाव प्लस अनल और दावा प्लस अनल। तो बताओ, प्रश्न संख्या 2 में दावानल ये जो शब्द दे रखा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। साथियों, दूसरे प्रश्न में अगर हम बात करें इसके संधि विच्छेद की, तो दावानल शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। एक तो दाव प्लस अनल। अनल का मतलब आग से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? आग से। और दाव शब्द का मतलब जंगल से लिया जाता है। तो जो जंगल में आग लगती है उसको ही दावानल कहते हैं। और इसमें दीर्घ स्वर संधि हो रही है साथियों, समान स्वर मिल रहे हैं, ए प्लस ए। तो यहाँ पर दाव प्लस अनल तीसरा वाला जो विकल्प है प्रश्न संख्या 2 में, यही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे, इनमें से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। लावण्यता, कामायनी, पूज्य और देवनागरी। बताओ कौन सा शब्द आपको यहाँ पर अशुद्ध लग रहा है। देखो, अशुद्ध मतलब गलत। तो कामायनी शब्द इसी प्रकार लिखते हैं, देवनागरी को भी। ये तो दो तो बिल्कुल साफ दिख रहे हैं कि भाई ये शुद्ध है। लेकिन पहला और जो तीसरा विकल्प है इसमें से आपको बताना है कि भाई अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो साथियों, लावण्यता शब्द का निर्माण लवण प्लस ये से, लवण प्लस ये से तो शब्द बनता है लावण्य। क्या बनता है? लावण्य। और इसमें ता प्रत्यय और जोड़ दिया तो ये और ता प्रत्यय एक साथ नहीं लगते। जैसे या तो लवणता होता या लावण्य होता। लावण्यता शुद्ध अशुद्ध होता है। जो शब्द है वो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो साथियों, प्रश्न नंबर 4 है आपके 4 क्या सॉरी 2 बार तीसरा क्वेश्चन टाइप हुआ है, मतलब प्रश्नों की संख्या आपकी 31 हो चुकी है। ठीक है, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है इस चीज़ में। तो प्रश्न नंबर 3 वापस दोबारा देखेंगे। निम्न विकल्पों में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। आस्तीन का सांप, कठपुतली होना, आंखें चुराना और एक पंथ दो काज। साथियों, 3 तो यहाँ पर मुहावरे हैं और एक लोकोक्ति है। मुहावरे लोकोक्तियों के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। आपको यहाँ पर देखना है कि लोकोक्ति कौन सी है। तो आस्तीन का सांप, कठपुतली होना और आंख चुराना, ये तीनों ही क्या है साथियों? ये तीनों ही मुहावरे हैं। जबकि एक पंथ दो काज, ये एक क्या है? लोकोक्ति है। तो यहाँ पर आपके कौन सा विकल्प सही है? फिर डबल वाला जो तीसरा प्रश्न है इसमें विकल्प नंबर आपका जो 4 है साथियों प्रश्न नंबर 3 में, ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो चौथा प्रश्न देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है।
सीता घर नहीं है, मैंने आज अजमेर जाना है, उसने क्या संकल्प लिया और मेरे तो सांस में दम आ गया। साथियों, यहाँ पर हम देखें तो अशुद्धियाँ तो चारों ही विकल्प में है, लेकिन आपको देखना था सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा। मेरे तो सांस में दम आ गया नहीं, दम भर गया, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम में कोई अशुद्धि नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। उसने क्या संकल्प लिया, तो संकल्प लिया नहीं जाता, संकल्प किया जाता है, तो यहाँ पर सर्वनाम जैसी कोई अशुद्धि नहीं है। लेकिन विकल्प नंबर 2 कह रहे हैं मैंने आज अजमेर जाना है, तो मैंने आज अजमेर जाना होता है क्या, मुझे आज अजमेर जाना, और मैंने और मुझे ये दोनों ही शब्द क्या है साथियों, सर्वनाम है। अर्थात विकल्प नंबर 1 में विकल्प नंबर 2 में आपके सर्वनाम संबंधी क्या है, अशुद्धि है। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। किस शब्द समूह के सभी शब्द आग के पर्यायवाची है? अनल ज्वाला दहन, अनिल हुताशन जलन, पावक वही पुंडरिक, और कृषाणु अनल और सलील। देखो तीनों ही विकल्प आग के पर्याय होने चाहिए। 5वें प्रश्न में अगर हम बात करें तो साथियों कौन सा विकल्प सही है, आपके विकल्प नंबर 1 अनल ज्वाला दहन। अनल का मतलब भी आग से लिया जाता है, ज्वाला का मतलब भी आग से लिया जाता है, और दहन का मतलब भी आग से लिया जाता है साथियों। तो विकल्प 1 आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। 6ठा प्रश्न है, वह जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके कहलाता है? अजर, अद्वितीय, अजेय और विजय। साथियों जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके उसको अद्वितीय नहीं कहते। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको कहते हैं अद्वितीय, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर कह रहे हैं विजय प्राप्त न की जा सके, साथियों उसको अजर भी नहीं कहते। अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके उसको अजेय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अजेय। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों, विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। यहाँ थर्ड विकल्प अजय वाला सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। 7वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है? निस्वार्थ का परार्थ, गरिमा का लघिमा, गौरव का लाघव और ममता का निष्ठुरता। देखो विलोम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। देखो विकल्पों को देखते हैं। ममता का निष्ठुरता ही विलोम होता है, सही है। गौरव का विलोम लाघव ही होता है साथियों। गरिमा का लघिमा ही होता है, लेकिन निस्वार्थ का स्वार्थ होना चाहिए, परार्थ नहीं होना चाहिए। दोनों एक जैसे शब्द हो गए ये तो। अतः 7वें प्रश्न में आपके पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है? प्रत्यय युक्त नहीं है मतलब किसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? ऐठन, दाता, देवी और फलित। साथियों चारों ही विकल्पों को अच्छे से देखिएगा। जिस विकल्प में आपको लग रहा है कि यार इसमें प्रत्यय नहीं है तो उसका आपको चयन करना है। फलित में इत प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपका उत्तर नहीं होगा। देव प्लस ई देवी बनता है, और साथियों ऐंठ शब्द भी होता है, न प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो दाता शब्द है, दा प्लस ता, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो 8वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। तो 9वां प्रश्न देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जिसमें 2 उपसर्ग नहीं लगे हुए हैं। निर्विवाद, असफल, अन्वीक्षण और व्यवहार। 2 उपसर्ग नहीं लगे हुए हैं साथियों। निर प्लस वी प्लस वाद, दो उपसर्ग है इसमें। तो अ प्लस स प्लस फल, तो यहाँ पर असफल में भी 2 उपसर्ग है। अनु प्लस इक्षण, अन्वीक्षण। साथियों इसमें सिर्फ अनु ही उपसर्ग है तीसरे विकल्प में, और कोई उपसर्ग नहीं है, तो इसमें सिर्फ 1 उपसर्ग लगा हुआ है। अतः तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 9 में सही रहेगा। व्यवहार वी प्लस औ प्लस हार, इसमें भी 2 उपसर्ग है, तो थर्ड विकल्प ही 9वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। 10वां प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में संधि व समास दोनों नहीं है? कृष्णार्पण, यशापयश, जितेंद्रिय और अष्टाध्यायी। साथियों किसमें संधि और समास दोनों नहीं है? संधि भी और समास भी, आपको दोनों को देखना पड़ेगा। तो साथियों कृष्ण प्लस अर्पण शब्द बनता है कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण, बिल्कुल संधि भी है समास भी है। यश प्लस अपयश, यशापयश, संधि भी है समास भी है। अष्ट प्लस अध्याय, अष्टाध्याय, संधि भी है समास भी। और जितेंद्र प्लस ई, जितेंद्रिय,
तो सॉरी, जीत प्लस इंद्रिय जितेंद्रिय शब्द होता है, जीत प्लस इंद्रिय, तो मतलब इसमें भी संधि भी है और समास भी है। तो इस क्वेश्चन पर फिर बोनस देना पड़ेगा, क्योंकि चारों ही विकल्प ऐसे हैं जिनमें संधि भी दे रखी है और समास भी दे रखे हैं। तो 10वें पृष्ठ में यहाँ पर बोनस दिया जाएगा साथियों, चारों ही विकल्प यहाँ पर सही रहेंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ऐसे प्रश्न इसलिए होना चाहिए ताकि आपका नॉलेज बढ़ सके। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पूर्णिमा, प्राण, मेरी और काली। मेरी शब्द स्त्रीलिंग है, काली शब्द स्त्रीलिंग है, पूर्णिमा शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन प्राण उड़ गए मतलब पुल्लिंग है ये। तो दूसरा विकल्प जो है प्रश्न नंबर 11 में, ये आपका सही उत्तर होगा साथियों। प्राण शब्द क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। 11वें प्रश्न में सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, मीना ने कविता को पुस्तक दी, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और आसन्न भूतकाल। दी मतलब दे दी, तो भूतकाल के उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर भूतकाल का उदाहरण तो है, चारों ही विकल्प में भूतकाल दे रखे। पुस्तक दी मतलब कार्य पूरा हो गया यहाँ पर, तो अपूर्ण तो नहीं है। अब पुस्तक दी है, अगर ऐसा होता तो आसन्न भूतकाल हो जाता, दी थी तो वो पूर्ण भूतकाल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर विकल्प नंबर 1 सामान्य भूतकाल का ये उदाहरण है साथियों। प्रश्न नंबर 12 में पहला विकल्प आपके सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। तो 13वां प्रश्न है, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? यौवन चरित्र निर्माण का समय है, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, आकाश में बिजली चमकती है और मोहन घर पहुंचा, राधा चली गई। तो देखो मिश्र वाक्य का आपको चयन करना है प्रश्न नंबर 13 में साथियों। यौवन चरित्र निर्माण का समय है, ये एक सरल वाक्य है। दूसरा विकल्प है, मैंने एक पुस्तक खरीदी, जो से अगर वाक्य जुड़ रहा है तो वो हमेशा मिश्र वाक्य में होता है, याद रखिएगा। तो मतलब दूसरा विकल्प जो है प्रश्न नंबर 13 में, यही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। तो 14वां प्रश्न देख लेते हैं आपके। प्रश्न नंबर 14 है, वाक्य के घटक या अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया और कर्म और विशेषण। प्रश्न नंबर 14 में वाक्य के घटक या अंग पूछे हैं साथियों, कौन कौन से होते हैं? तो अगर हम बात करें वाक्य के घटक या अंगों की साथियों, इसके 2 घटक या 2 अंग होते हैं। पहला होता है आपके उद्देश्य और दूसरा होता है आपके विधेय। उद्देश्य का मतलब किससे लिया जाता है? कर्ता से लिया जाता है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 14 में, यही सही रहेगा। वाक्य के घटक या अंग 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। आपके लिए यहाँ पर हिंदी के 100 टेस्ट, साइकोलॉजी के 100 टेस्ट, टीचिंग मेथड के 100 टेस्ट, राजस्थान जीके की 100 क्लासें और 100 टेस्ट, ये चीज़ें निःशुल्क इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल रही है, जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर और साथ में रीट 2022 पात्रता परीक्षा, सभी के लिए ये चारों ही सीरीजें बेहद उपयोगी है। तो लगातार ज्वाइन करके रखें, निश्चित रूप से आपको फायदा जरूर मिलेगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। तो 15वां प्रश्न, हिंदी में भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 4, 6, 5 और 7। तो साथियों हिंदी में भूतकाल के भेद अगर हम देखें तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। दूसरा विकल्प सही है। जैसे एक आपके सामान्य भूतकाल होता है, एक आपके पूर्ण भूतकाल होता है, एक आपके अपूर्ण भूतकाल होता है, एक आपके आसन्न भूतकाल होता है। कौन सा? आसन्न भूतकाल होता है। एक आपके संदिग्ध भूतकाल होता है और एक आपके हेतुमत भूतकाल होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार भूतकाल के कितने भेद हो जाते हैं? 6। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे। समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है, उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़वाकर व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है, सभी विषयों का समेकित ज्ञान दिया जाता है, व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराया जाता है, या गद्य व पद्य के साथ व्याकरण का शिक्षण कराया जाता है। तो साथियों समवाय का मतलब होता है सम्मिलित रूप से, सैद्धांतिक ज्ञान अलग से नहीं दिया जाता है या सभी विषयों को एक साथ नहीं पढ़ाते हैं। समवाय प्रणाली में क्या होता है साथियों? गद्य व पद्य के साथ व्याकरण का ज्ञान इसमें करवाया जाता है। जबकि भाषा संसर्ग में क्या होता है? उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़वाकर व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। तो 16वें प्रश्न में चौथा विकल्प आपके सही है बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। 17वां प्रश्न है आपके, लेखन क्षमता के आकलन के लिए व्याकरण संबंध भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा,
लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा और अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा। लेखन क्षमता कि बालक की जो लेखन क्षमता है लिखने की, उसका आपको आकलन करना है। तो साथियों क्या करोगे आप, प्रश्न नंबर 17 में आपको देखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब भी लेखन क्षमता का आकलन करना हो आपको, तो साथियों यहाँ पर अभिव्यक्ति विचारों को आपको जांचना पड़ेगा। तीसरा और पहला विकल्प तो गलत है, लेकिन दूसरे विकल्प के पर आकर हम कई बार अटक जाते हैं कि अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, ये भी सही है। बाकी इससे भी जो बेस्ट विकल्प है वो है अभिव्यक्ति विचार, मतलब उसकी सोच किस तरफ जा रही है, वो किस प्रकार से चीज़ों को देख रहा है, ये चीज़ें हम अभिव्यक्ति विचार में ही शामिल करते हैं। तो चौथा विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आएंगे। 18वां प्रश्न है, आपकी दृष्टि में अभ्यास बच्चों को तार्किक बनाते हैं, सही लग रहा है। बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, हो सकता है, बट थोड़ा कमजोर है ये। बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, गलत है बिल्कुल। बच्चों को समझने में मदद करते हैं, ये भी हो सकता है। तो पहला या चौथा, इनमें से एक विकल्प आपका सही रहेगा यहाँ पर 18वें प्रश्न में। साथियों हमारी दृष्टि में या फिर किसी की भी दृष्टि में जो अभ्यास बच्चों से हम करवाते हैं, जो बच्चों से अभ्यास करवाया जाता है, वो तार्किक बनाता है बच्चों को। क्या बनाता है? तार्किक बनाता है। ये सबसे बेस्ट विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 18 में, प्रथम विकल्प। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। तो 19वां प्रश्न देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 19। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है भाषा प्रयोगशाला, ऑडियो टेप, शब्दों का श्रुत लेख और परस्पर बातचीत। श्रवण योग्यता मतलब सुनने की योग्यता से लिया जाएगा, तो भाषा प्रयोगशाला में श्रवण योग्यता उतनी ज़्यादा विकसित नहीं होगी। ऑडियो टेप से भी बच्चे सुन सकते हैं, श्रुतलेख भी सुन सकते हैं, परस्पर बातचीत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों। तो देखो श्रवण योग्यता का यदि हमें विकास करना है तो बच्चों को आपस में परस्पर बातचीत करना होगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परस्पर मतलब विचारों का आदान प्रदान करना, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो अन्य योग्यताएं भी विकसित होगी। अतः चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 19 में सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। तो 20वां प्रश्न देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 20 है, अमित पढ़ते समय कठिनाई अनुभव करता है, वह डिसकैलकुलिया से ग्रस्त है, अफेज्या से ग्रस्त है, डिसलेक्सिया से ग्रस्त है और डिसग्राफिया से। तो ग्राफिया में तो लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है और पढ़ने में साथियों डिसलेक्सिया जो होता है, इसमें पढ़ने संबंधी कठिनाई आती है। तो 20वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। तो चलिए 21वां प्रश्न देखेंगे। पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है बलपूर्वक पढ़ना, अतिरिक्त गृह कार्य देना, वाचन का अभ्यास कराना और गंभीर साहित्य पढ़ना। पूरक मतलब जो मुख्य पुस्तक है उसके अलावा साथियों, उसके अलावा जो पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जाती है, क्या गंभीर साहित्य के लिए पढ़ाई जाती है? जी नहीं। अतिरिक्त गृह कार्य के लिए? जी नहीं, बल्कि उसको वाचन अभ्यास के लिए वो पुस्तक प्रदान की जाती है। मतलब उसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे उस चीज़ के बारे में जो हम बच्चों को मुख्य पुस्तक में पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ें बच्चे जो पूरक पाठ्य पुस्तक है उसमें से पढ़ सके, अभ्यास कर सके। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 21 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे साथियों। 22वां प्रश्न है, किस विधा के शिक्षण में आप मौन पठन को महत्व देंगे? एकांकी, संवादात्मक कहानी, कविता और निबंध। देखो अगर हम बात करें कविता पद्य शिक्षण के अंतर्गत आती है। पद्य शिक्षण में मौन पठन क्या होता है? वर्जित होता है। बात करें हम संवादात्मक मतलब बोल करके कहानी करेंगे तो इसमें भी मौन पठन को हम महत्व नहीं दे सकते। एकांकी या निबंध। तो साथियों 22वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो है निबंध, क्योंकि निबंध आपके गद्य शिक्षण में आता है और गद्य शिक्षण में आने के साथ ही निबंध को हम मौन रहकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चौथा विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। तो चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 23वां प्रश्न पूछ रहा है, स्वलीन विकार में बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना कर देता है और अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो देखो एक विकार होता है स्वलीन विकार। इसमें क्या होता है साथियों, अपने कार्यों में लीन रहता है ऐसा नहीं होता, ना ही खाने से मना करता है, बल्कि वो सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव। संप्रेषण मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, विचारों को संप्रेषित करना, शेयर करना वगैरह। सामाजिक अंतःक्रिया समाज में उठना बैठना वगैरह, समाज के लोगों के साथ मिलकर चलना, ये चीज़ें स्वलीन विकार वाला जो बच्चा है वो नहीं कर पाता है।
तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आएंगे। तो 24वां प्रश्न है आपके, ग्रहयात्मक कौशलों में शामिल है सुनना, बोलना, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना और पढ़ना, लिखना। साथियों, ग्रहयात्मक का मतलब होता है वह कौशल जिनसे हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, विचारों को ग्रहण करते हैं। तो क्या बोलकर ग्रहण करते हैं? बोलकर तो अभिव्यक्त करते हैं, तो बोलना तो गलत हो गया। लिखकर भी अभिव्यक्त करते हैं, गलत हो गया। तो मतलब यहाँ तीसरा विकल्प, हम ज्ञान को सुनकर और पढ़कर ग्रहण करते हैं, अतः सुनना और पढ़ना क्या है? ग्रहयात्मक कौशल है। विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न नंबर 24 में, यही आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। तो 25वां प्रश्न है, वह कौशल कौन सा है जो ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है? श्रवण, वाचन, मौखिक अभिव्यक्ति और लेखन। साथियों, जिस कौशल में ज्ञान को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, श्रवण, वाचन, मौखिक अभिव्यक्ति, ये नहीं होगा आंसर, बल्कि आंसर होगा लेखन। क्योंकि सबसे अंत में हम लेखन का कार्य ही सीखते हैं, और जो भी ज्ञान का स्थायित्व होता है, स्थायी रूप से जो चीज़ें होती है वो लेखन के माध्यम से ही होती है। देखा होगा हजारों वर्ष पहले जो चीज़ें लिखी गई थी वो आज भी संरक्षित है। किसके कारण? क्योंकि उनको लिखा हुआ है। तो 25वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आएंगे। 26वां प्रश्न है, प्रस्तावना प्रश्नों के पश्चात शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता है प्रस्तुतिकरण, श्यामपट्ट कार्य, विकासात्मक प्रश्न और प्रकरण लेखन। साथियों, श्यामपट्ट कार्य तो हम पहले ही कर लेंगे, श्यामपट्ट की पूर्ति। प्रकरण का लेखन प्रस्तावना के जस्ट बाद में किया जाता है, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे? प्रस्तावना के बाद में। तो बच्चों से जब हमने प्रस्तावना की, प्रस्तावना पूरी होते ही हम प्रकरण का लेखन करेंगे कि भाई ये चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार चौथा विकल्प आपके 26वें प्रश्न में सही है। अगर प्रस्तावना के बाद में यहाँ पर प्रकरण लेखन वाला विकल्प नहीं होता तो आपको प्रस्तुतिकरण को सही करना पड़ता। फिर विकल्प आपका 4 ही सही है साथियों। 26वें में प्रस्तावना हमारे पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। तो 27वां प्रश्न, भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण के किस पक्ष पर बल देती है? भाषा विज्ञान, सैद्धांतिक, व्यावहारिक और आदर्शवादी। तो जो भाषा संसर्ग प्रणाली है ये व्याकरण के कौन से पक्ष पर बल देगी? 27वें प्रश्न में बताना है साथियों। 27वें प्रश्न में सही उत्तर है, भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण के व्यावहारिक पक्ष पर बल देती है। किस पक्ष पर? व्यावहारिक पक्ष पर। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके 31 में से सही हो रहे हैं, क्योंकि जो तीसरा प्रश्न है वो डबल बार आ गया था। तो 28वां प्रश्न है आपके, व्याकरण शिक्षण का ज्ञान बालक को विद्यालयों में सामान्यतः किस विधि से दिया जाता है? आगमन विधि से, निगमन विधि से, समवाय विधि से, भाषा संसर्ग विधि से। प्रश्न को समझ करके उत्तर देना। अभी कह रहा हूँ गलत करोगे इस क्वेश्चन को आप। साथियों, प्रश्न है, व्याकरण का ज्ञान बालक को विद्यालयों में सामान्यतः दिया जाता है निगमन विधि से। पहले हम बच्चों को कहते हैं कि दीर्घ संधि लिखो। दीर्घ संधि में क्या होता है? ए प्लस ए मिलता है, समान स्वर मिलते हैं, वो दीर्घ संधि कहलाती है। तो ये ऐसा ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये कौन सी विधि है? ये निगमन विधि है। और किस विधि से दिया जाना चाहिए? तो आगमन से दिया जाना चाहिए, लेकिन दिया जाता है निगमन से। समझ रहे हो ना बात को? तो दूसरा विकल्प आपके 28वें में सही है। वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत हो रही है तो आप निश्चित रूप से आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। तो एक लाइक शेयर कर दिया करो साथियों। देख लेते हैं आज का सेकंड लास्ट और 29वां प्रश्न। क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न नंबर 29, इनमें से कौन सी सामग्री श्रव्य नहीं है? लिंगुआफोन, ग्रामोफोन, तुरई और चलचित्र। साथियों, श्रव्य मतलब जिसमें सिर्फ सुनाई दिया जाता है, दिखाई नहीं दिया जाता। तो लिंगुआफोन सुनाई दिया जाता है, ग्रामोफोन में भी सुनते हैं, तुरई में भी सुनते हैं। चलचित्र में सुनने के साथ साथ में दिखाई भी दिया जाता है। तो दृश्य प्लस श्रव्य है चलचित्र, जो सिनेमा वगैरह होता है ना वो। तो चौथा विकल्प आपके 29वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देखते हैं साथियों। क्या पूछ रहा है आपसे? 30वां प्रश्न, ज्ञानात्मक उद्देश्य में शामिल नहीं है ज्ञान, प्रयोग, आग्रहण और संश्लेषण। तो साथियों, ज्ञानात्मक उद्देश्य में ज्ञान भी आता है, प्रयोग भी होता है, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, ये सब चीज़ें होती है, लेकिन आग्रहण जैसी चीज़ें ज्ञानात्मक उद्देश्य में नहीं होती है। तो थर्ड विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। ये आज का टेस्ट पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी के हम 26 टेस्ट कर चुके हैं, अभी आपके 74 टेस्ट और बाकी है साथियों। तो निश्चित रूप से चैनल से जरूर जुड़ के रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।